गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का एपिसोड मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत खास होने वाला है। शिवांग सत्य गुप्ता हु इज़ द इनोवेटर एंड मेंटर ऑफ एसपी स्मार्ट स्कूल। आज हम उनके साथ बात करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उनका पॉलिटिकल एज वेल एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। एंड चलिए शुरू करते हैं। लाइफ में बहुत कम टाइम होता है जब एक स्टूडेंट एक टीचर के साथ बैठ के बात करता है, उनकी लाइफ के बारे में बात करता है। आज वो मौका मुझे मिल रहा है फॉर्चुनेटली। मेरे साथ मेरे मेंटर, मेरे स्कूल के टीचर बैठे हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट सर। God bless you. सर कैसे हैं आप? बढ़िया, एक्सलेंट। सर आपकी लाइफ मोस्टली बच्चों के अराउंड ही रही है, स्कूल्स में या फिर आपके घर पे भी। सर पहले हम आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आपका बचपन कैसा बीता, आप कैसे बच्चे थे, उसके बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा साइलेंट था और सोचता रहता था, थिंकिंग करता था, तो समझते कम थे लोग मुझे। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था, मेरे फादर वो मुझे बड़ा अच्छा समझते थे, तो वो मुझे बड़ी केयर करते थे, मुझे हमेशा पुश करते थे, मुझे इनकरेज करते थे और शायद उनको मेरे में अपना बचपन दिखता था। तो उस हिसाब से मेरा बचपन जो है अप टू सम एक्सटेंड 14 ईयर्स की एज तक तो बड़ा कंफर्टेबल था। उसके बाद एक लाइफ स्टार्टेड टेस्टिंग मी। आई लॉस्ट हिम इन द ईयर 1994 व्हेन आई वाज 15 प्लस। तो पूरा बचपन नहीं कह सकते, बट छोटे होते आई वाज अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो स्ट्रगल था। उस टाइम पे इनहेलर्स नहीं थे, परेशानी होती थी पेरेंट्स को। आई वाज द थर्ड चाइल्ड, तो आई वाज द ओनली सन। तो फादर को बड़ी फिक्र होती थी मदर को कि ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, प्रॉब्लम है, कैसे करना है। तो जो लोग पुराने देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को समझ पाए कि स्टीम्स देते रहते थे बैठ के, पूरी रात वो पल्स देखते रहते थे, पल्पिटेशन बढ़ जाती थी। तो जब 10-11 साल का हुआ मैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब थे हमारे, उन्होंने कहा था कि जैसे ये बड़ा होगा तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो मेरी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो लाइफ में लर्निंग ही चलती रही और हमेशा स्ट्रगल करके आगे बढ़ने को ही मैं समझता हूँ। मेरा बचपन अभी तक वैसे ही चल रहा है, स्ट्रगल। सर स्ट्रगल तो नहीं, सर हमने जहाँ तक आपको देखा है सर, आपको एक रेवोल्यूशन मानते हैं JNK में जब आपकी स्कूलिंग की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए। सर आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि जब से आपने स्कूल्स SP स्मार्ट स्कूल शुरू किया है, उसके पहले का रेवोल्यूशन क्या था, उसके बाद रेवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आज पॉडकास्ट हो रहा है, ये रेवोल्यूशन खुद में ही है। इवोल्यूशन प्रोसेस है लाइफ का। लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं कि लाइफ का मतलब ये एवर चेंजिंग, ग्रोइंग, डाइंग साइकिल। तो जैसे ये रेवोल्यूशन है सोशल इंटरेक्शन का, मिलने मिलाने का, बात करने का, विचार एक दूसरे को पहुँचाने का, तो मेरे फादर का बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे पे और समाज पे भी। तो 1964 में उन्होंने एक स्कूल शुरू किया जिसमें वो उस टाइम के हिसाब से रिवोल्यूशन कर रहे थे। वो सोशलिस्टिक विचारधारा के इंसान थे और उन्होंने उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़े, काम किया। और जब वो अपनी जर्नी मिडवे में छोड़ गए, बिकॉज ऑफ इस लव एंड अफेक्शन, मैंने उस जर्नी को पूरा करने की कोशिश की। और रिवोल्यूशन बेसिकली इसको हम ऐसे बोले इवोल्यूशन, इवॉल्विंग प्रोसेस है। तो जो चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं, हम कभी ना कहीं उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्ट समझते हैं, इसको रिवोल्ट नहीं होता। चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें अपग्रेड हो रही है। इंसान वैसा नहीं जैसे हज़ारों साल पहले था। बनस्पति बदल गई, हमारा फ्लोरा फोना बदल रहा है, हमारे TV बदल रहे हैं, हमारे LED बदल रहे हैं, हमारे मोबाइल्स बदल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ इवॉल्व होती है, इम्प्रूव होती है। तो स्कूलिंग में भी, एजुकेशन प्रोसेस में भी अंग्रेज़ आए, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया, मुग़ल आए, उन्होंने पहले आए थे, उन्होंने चेंज किया, इंडियन सिस्टम कुछ और था। तो देर इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उसी इवोल्यूशन पे वी आर चोजन वन, हमारी फैमिली चोजन वन है। मेरे फादर को चूज़ किया गया कि ड्रॉप आउट्स के साथ झगड़ा करो, ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए, बच्चों को ड्रॉप मत करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ और समाज को एक सूत्रधार में बांधो, जिसे आपको छोटे हो भी आप
हमारे स्कूल्स भी रिलीजियसली डिवाइडेड थे। अब यहाँ पे हम ये बात पॉलिटिकली नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल भी रिलीजियस लाइन्स पे डिवाइडेड थे। तो एजुकेशन कैन नॉट बी रिलीजियसली डिवाइडेड। तो वो कॉमनर्स क्यों नहीं चाहिए? तो हमारा इंस्टीट्यूशन का मुझे बचपन याद है कि हमारे स्कूल की दीवार पे लिखा होता था कॉमन गोल, और उसके 4 साइड पे 4 रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स का वो बनाया होता था नाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कॉमन गोल। तो हमारा स्कूल रिप्रेजेंट हमेशा करता था सेकुलरिज्म को, इक्वालिटी को, और उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे थे। तो वो खुद में एक रिवोल्यूशन था। तो जब फादर दुनिया से चले गए, मेरे को मौका मिला कि मैं पापा के सपनों को पूरा करूं, तो मुझे समझना था चीज़ों को। तो मैंने स्टडीज़ भी की, पढ़ाई भी की, देखा भी, और आउट ऑफ ट्रैक भी बहुत पढ़ाई की। फिलोसफर्स को पढ़ा, जो लोग दुनिया में कामयाब हैं उनको पढ़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं पे कुछ था कि अभी भी लगता है जब तक लाइफ है वी शुड इवॉल्व आवर ओन सेल्फ एंड द सिचुएशन अराउंड अस। उस इवोल्यूशन के अंदर कई चीज़ें सामने आती हैं, और जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो देखने वालों को लगता है शायद रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, बट दैट इज़ अ चेंज, एंड चेंज इज़ फॉर गुड। तो हम लोगों ने स्कूलिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आज भी मेरा फर्म बिलीव है कि इंस्टीट्यूशन शुड डिलीवर। तो स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है जो समाज के फ्यूचर को बता सकता है। जैसे आपके फैमिलीज़ होंगी वैसे आपके समाज के अंदर होगा, जैसे आपके स्कूल्स होंगे वैसे आपके इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो अगर हमारे स्कूल्स इम्प्रूव होते हैं, उनका कल्चर इम्प्रूव होता है, स्कूल्स, खाली स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उनके कल्चर को आप देख लीजिए, समाज वैसा ही होगा। तो उसको लेके हम चले, और हमने कोशिश की जो हमारे डोमेन में था। जैसे हमें एसपी स्मार्ट स्कूल नहीं मिला, हमें एसपी एकेडमी मिला। एसपी एकेडमी खुद में एक बड़ा नाम है। एकेडमी मीन्स जहाँ पे कंप्लीट प्रोसेसेस चलते हैं। फादर का मन था कि शायद उनके मन में ख्वाहिश थी कि वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे। तो किस्मत ने या ईश्वर ने नहीं सोचा था ऐसा। तो जब मुझे मौका मिला, पहले 3-4 साल समझते रहे, वो 99-2000 आते आते पता लगा कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। तो एक दिन स्टाफ मीटिंग में मैं बात कर रहा था, तो स्टाफ के साथ बात करते करते, मेरा स्टाफ मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड था उस टाइम पे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, मेहनत कर रहा था। तो वो इज़्ज़त देते थे कि सर आप इनोवेट करते हैं तो हम आपकी बात सुनते हैं। तो उसमें मैंने बोला कि जो हम ये प्रोसेस हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा पढ़ा रहे हैं कि किसी बच्चे को कहीं बाहर एक्स्ट्रा नहीं जाना है, कहीं उसको किसी टीचर को पहले बाहर नहीं जाना है। सबसे पहले टीचर की रिस्पेक्ट है इसमें, कि टीचर को अपने लाइवलीहुड के लिए कोई अनफेयर मीन्स की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगा, आप ठीक से बच्चों को पढ़ाओ। तो करते करते हमने क्लासरूम टीचिंग को प्लान किया, होमवर्क को प्लान किया, कैरियर को प्लान किया। तो एक दिन मैं बोला था दिस इज़ अ वे ऑफ डूइंग स्कूलिंग विद अ स्मार्ट वे। तो आने वाले समय में इसको स्मार्ट स्कूलिंग बोला जाएगा। तो जब मुँह से निकला ये बात, तो सडनली मैंने उसको लॉक कर दिया। मेरे पास वो पेज पड़ा है, कभी मौका मिलेगा मेरी बुक में आएगा वो, कि देन आई डेडिकेटेड दैट स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम इन द नेम ऑफ माई फादर, एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम। इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है, कैसे उसके सपोर्ट करना है। तो जब इम्प्लीमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स इंप्रूव होने शुरू हो गए, बच्चों की इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई, तो और इंकरेजमेंट हुई। तो उसी का रिजल्ट है कि वी आर इवॉल्विंग, वी आर मॉडिफाइंग थिंग्स। अभी भी जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनके साथ इनकोलैबोरेट करते हैं, समझते हैं, और जो आप जैसे टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं उनसे भी सीखते हैं। एंड वी आर गोइंग, एंड दिस इज़ अ इवोल्यूशन विच इज़ समटाइम ट्रीटेड एज रिवोल्यूशन। ग्रेट ग्रेट सर। अभी ना आपकी बातें सुन के लगा कि आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली आपके फादर के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे थे। सर थोड़ा सा अपनी फादर और आपका रिलेशन के बारे में। देखें, मेरा पापा के साथ रिलेशन जो है वो था तो कभी हो नहीं सकता, आई है और रहेगा भी। मैं उनके बगैर ज़्यादा जिया हूँ। आज मैं 44 ईयर्स का हूँ। तो फादर के साथ मैं 15 साल ही था, होश में ज़्यादा 4-5 साल रहा हूँगा, बाकी तो बचपन था। उनके बगैर ज़्यादा रहा। मेरी मदर ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो थोड़े अलग नेचर के थे, बट केयरिंग थे, कि उन्होंने 15 साल के बच्चे को बोला यार जो करना है तू कर। तो एक दिन किसी ने मेरे फादर को बोला यार आप, वो जिंदा थे, शिवांग को आप साथ रखते हो, हमेशा अपने साथ घुमाते रहते हो, अभी छोटा है, वो स्कूलिंग चाहिए, उसको क्लास बैठने दिया। उसने कहा, पापा ने उसको बोला यार मेरा बेटा है, इफ़ इज़ माई सन, व्हेन ही इज़ माई सन ही इज़ गोइंग टू बी लाइक मी। तो ये नेचर होती है। तो फादर के साथ रिलेशन वैसे ही होने चाहिए जैसे मैं आज अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ, अपने स्कूल के पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, कि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार आपसे मिलना चाहिए। और उसी को अब हमारी इस सेशन की अगर हम बोलें, इवोल्यूशन जो हमारा चेंज हो गया, हम और अपग्रेड हो गए। अब हमारा फोकस बच्चों को खाली एकेडमिक्स की बात करना नहीं है, और फिलॉसफी भी अब चेंज हो रही। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को पेरेंट्स से बहुत प्यार मिले,
और पेरेंट्स का उसका प्यार बने, इसके लिए जो फेयर है उनके मन में, पेरेंट्स के मन में एंग्जाइटी है कि बच्चे का क्या बनेगा, कैरियर क्या होगा, हम एज एन इंस्टीट्यूशन उसको कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को कोई डर नहीं है, इट इज़ अ बिगर इकोनॉमी, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी एवेन्यूज़ होंगे। अगर आपके प्यार के साए में वो आगे बढ़ेगा, आपके से अफेक्शन उसको मिलेगी, तो डेफिनेटली वो बच्चा अपने आप को सही रास्ते ले जाएगा। लेकिन अगर वो आपके डर के साए में आगे बढ़ेगा, फेयर के साए में बड़ा, फेयर ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स का डर है, पेरेंट्स का ये डर ये कुछ नहीं बन पाएगा, इसको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, इसका बिजनेस नहीं चलेगा, तो ये डर भी जो है वो समाज के लिए पॉजिटिव डर नहीं है। फिर वही डर ओवर प्रिकॉशन बन जाता है और वही प्रिकॉशन जो है वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट होती है। तो हम लोग एज ए फादर, आपने जो सवाल पूछा, मेरे फादर मुझे डर नहीं दिया कभी, ही वॉज ऑलवेज पुशिंग मी कि तो ठीक है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो चीज़ डर नहीं कर पा रहा था वो उनके प्यार, इन हिज अब्सेंस। तो जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी आफ्टर माई फादर्स डेथ, कि मुझे सब कहते शिवांग तू पहले उतना सीरियस नहीं था, बड़ा सीरियस हो गया। मैंने कहा पापा की भी आइज़ थोड़ी मेरी वीक थी, वॉज ग्लूकोमा पेशेंट, तो पार्शली उनको विजुअल नहीं थी, पार्शल आई साइट थी उनकी। पढ़ा के उन्होंने उस टाइम पे कहते हैं चाक से वो आंखें मलते रहते थे, पढ़ाना चौक होता था ना, तो पढ़ाते रहते थे, तो आंखों में वो जा के उनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो गई। तो वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने सोचा था उस टाइम पे ऑपरेशंस के बाद 2-3 दिन आंखें बंद रखनी पड़ती थी, 3 दिन 4 दिन, तो उन्होंने सोचा था कि जब वो टाइम आएगा कि कोई ऐसी ऑपरेशंस होंगे जब मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े तब कराऊंगा। तो अल्टीमेटली वो टाइम नहीं आया। तो एक स्टोरी मैंने सुनी कि एक क्रिकेटर अपने फादर के साथ जाता था फील्ड में, बड़ा अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाता था वो, तो 3-4 साल से जाता रहा, तो कभी टीम में सेलेक्ट नहीं हो रहा था, कोच हमेशा उसको कहता था कि यार तू और इम्प्रूव कर, बट खेल नहीं पाता था। तो लास्ट इंसिडेंट ये होता है कि वो क्रिकेटर जो है वो जाता है ग्राउंड में खेलने, बहुत बेहतरीन खेलता है, तो कोच बड़ा खुश होता है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है नेशनल टीम में। तो कोच उसको पूछता है कि यार वो तेरे साथ एक इंसान आता था जो तुझे हमेशा 5 साल से लेके आ रहा है, तो आज वो नहीं है जो इतना अच्छा खेल रहा है, तो आज वो है नहीं। तो वो उसको बोलता है कि बेसिकली वो मेरे फादर थे, और जब मैं खेल रहा था तो वो देख नहीं पाते थे, ही वॉज ब्लाइंड, तो लास्ट वीक उनकी डेथ हो गई है, तो वो अब गॉड की तरफ चले गए हैं, तो शायद वो मुझे देख पा रहे हैं, इसलिए मैं बेस्ट खेल रहा हूँ। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से कि पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन जितना इमोशनल होगा उतना ही फैमिली अच्छी होगी, और जितनी फैमिली अच्छी होगी उतना ही समाज अच्छा होगा। सर, आपने अभी तक ओवर ए डिकेड या फिर 2 डिकेड हो गए आपको पढ़ाते हुए, आप कई 100 या 1000 पेरेंट्स से मिले होंगे, अभी तक उनकी सोच कैसी है जब वो आपके पास अपना बच्चे का एडमिशन करवाने आते हैं, या फिर थोड़ा होप कम लेके आते हैं कि इनका नहीं हो रहा है कुछ, या फिर? देखिए, पेरेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक पेरेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। मुझे कोई पेरेंट गलत नहीं देखा, एज ए पेरेंट हर पेरेंट जो है वो गॉड है बच्चे के लिए, और एज ए बच्चा वो बच्चा गॉड है पेरेंट के लिए। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन में कृष्ण को मानते हैं बच्चा, और पेरेंट को तो पेरेंट मानते ही हैं, तो दोनों ही आपस में बहुत अच्छे हैं। इन्फ्लुएंसेस उनको डिस्टर्ब करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस, जैसे पेरेंट्स को हमारे कोई दूसरे कोई इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बच्चे के बारे में, या जो मार्केट कर रहे हैं लोग, बिजनेस कर रहे हैं पढ़ाने का, कैरियर बनाने का, या जो भी कोई चीज़ वो सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है पेरेंट्स को डिस्टर्ब करती है। और उसी डिस्टर्बेंस को लेके पेरेंट जब हमारे तक पहुंच जाता है, ज़्यादातर तो हमारे पास नहीं आती है क्योंकि हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं, तो जो पहुंच जाते से आप आगे, यू वुड हैव मैनी अदर ऑप्शंस, बट आप आगे, तो हमने कोशिश की कि आपका और आपके पेरेंट्स का बॉन्ड पॉजिटिव बने, और जो भी समाज ने आपको कोई गलत डायरेक्शन दी है जिससे कि आगे चल के पेरेंट्स और आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो, वो कम हो। तो हमारी पीटीएम्स वैसी नहीं होती हैं जैसे आम लोग करते हैं कि आओ शिकायतें लगाएं बच्चे की। हम कहते हैं आओ बैठें, गपशप लगाते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय शाय पीते हैं, और बैठते हैं, देख यूज़ करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद अ फैमिली, यू हैव टू डील विद अ फैमिली लाइक अ फैमिली। तो दिस इज़ अ थाट। अब मुझे नहीं पता है कितने लोगों ने इस थाट से हमसे इंस्पायर हुए, बिकॉज ये थाट कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। आप उस फैमिली की प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हो, और अगर आप इसकी मार्केट करते हो तो भीड़ बहुत है जम्मू शहर में, कि इंडिया में 150 करोड़ की भीड़ है, तो आप सबको हैंडल नहीं कर पाते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग अंदर आ जाते हैं उन्हीं को पता लगता है कि एक्चुअल में हमारा प्रोसेस क्या है, और जो बाहर है वो नहीं समझ पाते। उसका कारण क्या है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि वो समझे,
क्योंकि हम उतना लोड ले नहीं पाएंगे। हमारे को खुशी मिलेगी अगर और लोग और इंस्टीट्यूशन हमें हमसे इंस्पायर हो। मैं नहीं कहता कॉपी करें, और वो भी अच्छी तरह इवॉल्व हों, वो भी अपना इकोसिस्टम बनाए कि अगर जम्मू में 3000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जम्मू में हज़ारों गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, अगर सब लोग अपने अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ ठीक बिहेव करें तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अच्छे समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितना हमारे पास रेवेन्यू है, जितना हम कर सकते हैं, उस हिसाब से हम फिर अपनी इनटेक बढ़ाते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो मैंने जो अभी देखा, हमें पेरिफेरी ने ज़्यादा एक्सेप्ट किया। हमने मतलब डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ को माना जाता है बड़ा दूर का एरिया, उसके फार फ्लंग एरियाज़। दैन जम्मू की अगर बात करें तो हम जो पेरिफेरीज़ हैं, गांव के एरियाज़ हैं, या फिर लद्दाख के टॉप के एरियाज़, तो हम लोग हमेशा उनको दे रहे थे जिनको हमारी पढ़ाई चाहिए थी। तो सुनने को मिला जैसे 2000 के आगे पीछे कि आपका स्कूल तो लद्दाखी स्कूल है। मैंने जवाब ही नहीं दिया। फिर लद्दाखी सबको पसंद आने लगे, मोमोज़ का कल्चर आ गया। तो जब हम ला रहे थे, उनको इनकरेज कर रहे थे, उनके साथ मेहनत कर रहे थे, और विदाउट एनी प्रेजुडिस, किसी भी लालच के बगैर, अब लोग सोच रहे थे कि ये बच्चे आए हैं, बिकॉज मैं भी यंग था, 18-20 साल का था, तो हमारी पूरी फैमिली मेहनत कर रही थी। तो उस चीज़ को लेके तो हमने उनको हमेशा लद्दाखी ही कहा, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है टू नो अबाउट थिंग। मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करें, थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में, थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करो, फिर करो। तो मुझे पता लगा कि दे आर नॉट नेपालीस, दे आर लद्दाखीज। तो मैंने हमेशा उनको लद्दाखी ही कहा कि दे आर फ्रॉम ले। जैसे जम्मू के डोगरा हो गए, कश्मीर के कश्मीरी हो गए, और जम्मू के लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने 99 में जब करगिल वार हुई, उस टाइम पे भी अच्छा रोल प्ले किया। उनकी एडमिशन्स कैसे करवानी, बोर्ड अथॉरिटीज़ को समझाना, फिर मेहनत करनी। लोग परसेप्शन पे कुछ भी बोलते रहे, बट माई सोन नोज की व्हाट आई हैव डन। तो खुशी तब होती है जब नियर ईस्ट वैली का एक बच्चा आके मुझे बोलता है कि सर हमारी वैली का हम पहला बच्चा है जो 12वीं पास है। और खुशी होती है कि हमने उसको एडमिशन दी, स्कॉलरशिप भी दिया, मेहनत भी कराई। फिर लास्ट तो 2-3 साल पहले एक बच्चे ने कहा कि आई एम द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ दैट विलेज। तो खुशी होती है। लेकिन हम इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके मार्केट करने की कोशिश नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि वी आर वेरी डिफरेंट स्टेट, वी आर पॉलिटिकली ड्रिवन स्टेट। तो हर एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस आ जाता है, क्रिटिसिज्म आ जाता है। फिर वो चीज़ें, खैर अब मुझे वो क्रिटिसिज्म फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी हम और मैच्योर हो गए हैं, लेकिन आपके पूरे ऑरा के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हमने एक लिहाज से समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति एक ड्यूटी पे की, और मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सक्सेसफुल इन दैट। सर, आपने अभी ना क्रिटिसिज्म के बारे में पूछा। बहुत से लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी जानना है कि हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपने अभी बहुत ज़्यादा काम कर दिया सोसाइटी को लेकर भी, बच्चों को लेकर भी, इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी। लेकिन क्रिटिसिज्म हम कैसे लें? पहली बात ही क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं है उसको लेना ही नहीं है। बिकॉज क्रिटिसिज्म, मैं आपको इसके ऊपर मैंने काफ़ी थिंक अपॉन किया। बेसिकली ना, हम सबका डीएनए बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग बहुत क्वालिफाइड है विद रिस्पेक्ट टू अवर जीन्स आर कंसर्न, बिकॉज हम लोग हज़ारों साल से एजुकेटेड रेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ट्रेसिस पता लग जाते हैं। जैसे होता है ना, जिसको सपना आता है, मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि उसके पूर्व जन्म के सपने हैं, तो उसको कई सपने आ जाते हैं, तो वो रिएक्ट करता है। लेकिन पूरी तरह उसको प्रोसेस नहीं पता है, क्योंकि एजुकेशन मिस हो गई है हमारी। एजुकेशन प्रोसेस है, ये नेचुरल नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम इंडियंस हैं, ख़ासतौर पे इंडिया का मतलब मैं जब बात करता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बोला करो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। जो प्री हिस्टोरिक इंडिया था, उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत लर्नर्ड लोग हैं। उनके जीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, उनकी फ़िलॉसफी बड़ी स्ट्रॉन्ग है लाइफ को लेके, तो वो हमारे जीन्स में भी है। तो जब भी हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम उसके ऊपर ओपिनियन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं हमारे सामने, और बिकॉज ऑफ द फेयर वी आर हैविंग, हम डरते हुए क्रिटिसिज्म करना शुरू कर। हमारा क्रिटिसिज्म वेस्ट वाला क्रिटिसिज्म नहीं है, हमारा क्रिटिसिज्म जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ है। तो हमें उसको देखना है कि ये जो इंसान हमें बोल रहा है, इसका बात करने का रीज़न क्या है। अगर ये हमें ऑब्जर्वेशन सुना रहा है तो हमें उस ऑब्जर्वेशन को रिव्यू करना है, और अगर वो हमें बिकॉज ऑफ बिहेवियर बता रहा है तो उसको हमें सुनना ही नहीं, लेना ही नहीं। तो क्रिटिसिज्म को कहना आसान है, लेकिन क्रिटिसिज्म जब सोशल इन्फ्लुएंस बन जाता है ना, इट कैन पैरिश गवर्नमेंट्स, इट कैन पैरिश एनीथिंग। क्योंकि सोसाइटी में परसेप्शन से बहुत बड़ी चीज़ें बढ़ती हैं, प्रोपेगेंडा, परसेप्शन। तो इंसान एज एन इंडिविजुअल कमज़ोर पड़ता है सोसाइटी के आगे। तो क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा
जिसको लेट गो नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई बात हो रही है और जो कर रहा है उसको आपको अपनी अवेयरनेस के साथ सोसाइटी में ओपन जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप साइलेंट रहेंगे तो कोई ना कोई उसको आपके प्रति आपका ओपिनियन बना के आपको इंटरफेयर करेगा, एंड इंटरफेरेंस इज बिगर प्रॉब्लम देन एनीथिंग एल्स। तो क्रिटिसिज्म को लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा हो तो उसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर कोई एक ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि ना अभी मैं देख रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई है, आप कुछ भी क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब कर सकते हो या फिर आप ले ही नहीं रहे हो, तो सर कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग किया हो? देखिए, मेरे फादर का जिद्दम चले जाना, रात को 8 बजे मैं तैयारी कर रहा था कि सुबह आना उन्होंने। ही वॉज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल पोजीशन J&K में। उसके बाद उनके साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उनके साथ ही MPs बने, उनकी अपनी जो सरकार है जम्मू कश्मीर में बनी वो मेरे फादर के साथ एसोसिएटेड लोग थे। तो क्या बताऊँ मैं आपको कि कितनी जगहों पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं, मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे मैंने लोगों को बदलते देखा, अपना क्रिटिसिज्म सुना, क्या ही करेगा तू क्या ही कर सकता है, चेंज कर दे अपने स्कूल का नाम, क्योंकि तेरे फादर ने स्कूल को ना ड्रॉप आउट्स का स्कूल बनाया था कि जो फेल हो जाता था उसको बोलते थे चल कहीं नहीं एडमिशन मिली, SP अकेडमी में चला जाए, एडमिशन मिल जाएगी। पढ़ा, आप आज सुन के कहते हैं ना ड्रॉप आउट्स को पढ़ा रहे हैं, इसको अवार्ड दे दो, इसने बस्ती वालों को पढ़ाया, इसने गरीबों को पढ़ाया, इसको पद्मश्री दे दो। तो हमें लगा कि हम लोगों ने इतने बच्चों को पढ़ाया जो ड्रॉप आउट्स थे। तो मैंने अपने फादर को पूछा था एक बार कि पापा हम ड्रॉप आउट्स को क्यों पढ़ाते हैं? उसने कहा कौन पढ़ाए? पापा ने मुझे बोला कौन पढ़ाए और क्यों नहीं पढ़ाऊँ? प्रोविजंस हैं। एक बच्चा अगर सेकंड गया उसको क्या होता है, फेल होना क्या होता है? उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में सेकंड को फेल करके सेकंड में रखते थे, 8 साल का सेकंड में, 9 साल का सेकंड में, फिर उसके पापा उसको उठाते थे। थिंक अबाउट 1960s की बात, उसको रेडी लगा के देते थे, दुकान पे छोड़ देते थे, चाइल्ड लेबर शुरू हो जाती थी। तो मेरे फादर बिकॉज सोशलिस्टिक माइंडसेट के थे, सांबा से आए थे, तो उनको लगता था कि अगर इसको पढ़ाते रहते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ चढ़ा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता 9 10th आते मैच्योर हो जाएगा, तो 10th का ट्रेड पेपर करा देंगे। गवर्नमेंट की प्रोविजंस हैं कि जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ा 10th का ट्रेड पेपर दे दे। ऐसे बहुत से बच्चे मेरे पास आए सुनाने के लिए कि तेरे फादर की हेल्प की वजह से, मैं विडो थी, मेरी जॉब लग गई, तेरे फादर ने मदद की, हम आगे बढ़ गए। तो मैंने उस क्रिटिसिज्म को ऐसे लिया, जब पापा को बोला गया कि आपका स्कूल तो फेल बच्चे पढ़ाता, तो मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था। मैंने कहा एक फादर अपने बच्चे के साथ गलत करेंगे, अगर हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो मेरे फादर मुझे नहीं पढ़ाते हैं। मेरी दोनों बहनें डॉक्टर हैं, वो नहीं पढ़ती वहाँ पे, बड़े बड़े अच्छी हमारे अपने रिलेशन पढ़ते थे। लेकिन खुशी इस बात की होती थी कि एक डेस्क पे मैं बैठा हूँ और दूसरे डेस्क पे ही मेरे स्कूल में जो स्वीपर है उसका बेटा डैनी बैठा है। अभी डैनी जेल के गवर्नमेंट बैंक में जॉब करता है। आज भी मेरा जो ड्राइवर है जो मेरी गाड़ी चलाता है, उसका बेटा, उसकी बेटी और मेरा बेटा एक ही क्लास में SP स्मार्ट में पढ़ रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म को या जिसको बोलते हैं डिस्करेजमेंट को हमने एज ए पावर लिया। जैसे वो बताते हैं कि SP में कोई बच्चा दाखिल नहीं कराएगा, फेल बच्चे दाखिल होते हैं, तो हमने उसी SP स्मार्ट को बनाया, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि डिमोटिवेशन हुई। स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प ये की कि जब मुझे किसी ने बोला कि शिवांग SP अकेडमी तो इतनी मेहनत कर रहा है, नहीं बन पाएगी, लोगों की परसेप्शन है, तो जब उम्र लग जाएगी ठीक करने में। तो मैंने कहा उम्र छड़ के कई जन्म लगे, मेरी मार्कशीट से तो मेरे पापा का नाम थोड़ी मिटा सकते हो कि SP गुप्ता मेरे फादर है, SP इज़ माई फादर, तो यू कैन नॉट चेंज द नेम, इट हैज़ टू गेट अ मॉडिफाइड वर्जन। और लोगों को पता नहीं है, बताऊंगा मैं। एंड टुडे व्हेन वी आर हैविंग ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड, स्वामी जी, माता रानी, शिवजी भगवान जो मेरे पापा के आराध्य थे, कि हमें ऐसे ऐसे आइडियाज़ भेजे जाते हैं सिस्टम के अंदर जो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स है, और वो ऐसे एक्यूरेट होते हैं। जैसे अभी कोविड आया, 2G चल रहा था यहाँ पे, तो 17 मार्च को मैंने अपने सारों को बोला, वेट था, मेरे कुछ साथी थे जो US में हैं, कुछ चाइना में भी थे, 1-2 लोग जो फ्लाई करते हैं, उन्होंने मुझे बोला शिवांग सर हालात वो नहीं है, इट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर की बात कर रहा हूँ, कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन वेरी बिग। तो मैंने कहा क्या होने वाला है? मैं गाड़ी ले रहा था, कहते मत लो, हालात ठीक नहीं होने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वैसे ही तैयारी की। तो जैसे जम्मू इंडिया में शुरू होगी बातचीत, फ्लाइट्स बंद हो गई, तो मैं सरोर चला गया। तो मैंने 17 मार्च को बोला कि आप स्कूल बंद कर दो और बुज़ुर्ग टीचर नहीं आएंगे। तो 17 मार्च को मैं सरोर चला गया। मैंने स्टाफ को बोला कि अब आपको आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप घर से काम करोगे, तो घर से भी नहीं, बुज़ुर्गों को मना कर दो। तो 19 को ऑर्डर आया गवर्नमेंट का कि अब स्कूल जो है वो
स्टूडेंट भी नहीं आएंगे और कोई स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड। हम लोग 17 से बंद कर चुके थे। तो 19 मार्च को एडमिनिस्ट्रेटिव सांबा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो स्कूल में आती है और वो कहती है कि स्कूल में बच्चे थे। आई वॉज अनॉयड। मैंने कहा स्कूल में हमारे 11th-12th क्लास है, 11th के पेपर चल रहे हैं, 12th के बच्चे कौन से थे? एक्चुअली हमारा स्टाफ है 56 ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स हैं। एनीवेज, तो मैंने उनसे बोला जब ये सारे हालात बने, मैंने कहा आई वांट टू नो कि आपने जो स्टेटमेंट दी मीडिया को, बच्चे थे, मुझे दे दो। कहते जी रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल को हमने सील किया था, जबकि रिकॉर्ड पे कहीं सील ही नहीं है। तो फिर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की, फिर मेरा बड़ा अनॉयड हुआ। तो जो वहाँ पे किया अफसर थे, मैंने को बोला मैं सर ऐसा है, आप एक एग्ज़ाम पास करते हैं, बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता होगा, लेकिन आपका जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है इस समाज के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपसे ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि समय से आगे चलने के लिए आपको ब्लेसिंग चाहिए। तो ईश्वर स्पिरिचुअलिटी से आपको मिलता है। मैं 17 को बंद करके आया था, 19 को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया। अभी भी ऐसा होता है, जब 2G का प्रॉब्लम हुआ पूरा महीना मैंने लगाया 2G पे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आइडिया था कि नहीं खुलेगा। तो 19 मार्च और 23 अप्रैल के बीच का जो टाइम था, मैंने मेहनत की, थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स को जानता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो सारा कॉरेस्पॉन्डेंस ही की है और उसमें मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स को समझा था। जो मेरे फादर चाहते थे मैं कंप्यूटर्स पे ज़्यादा आगे बढ़ूँ, तो हमारे पास 1986 से कंप्यूटर था घर पे, स्कूल में हमारे पढ़ाया जाता था। 1986 में यू कैन चेक की जम्मू में मिल जाता है, 1-2 स्कूलों में ही होगा कंप्यूटर क्लास। तो हम जाते थे, उसके बीच में समझते थे, तो आइडिया था। तो मैंने थोड़ा होमवर्क किया और पता लगा मुझे कि जो व्हाट्सएप है उसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है कि व्हाट्सएप जैसी उसको बैंडविड्थ मिलती है ना, वैसा वो अपने आप को प्लस माइनस कर लेता है। तो 2G के ऊपर हमने सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाना शुरू किया, पूरा क्लास स्ट्रक्चर बनाया और मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे अच्छी पढ़ाई जो मैंने कराई है ना, उस साल कराई है मैंने। और वो इसलिए हुआ क्योंकि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग थी। सोसाइटी ने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है दैट इज़ अ बिगर थिंग हैपेंड इन माई टोटल स्टेंट ऑफ इन एजुकेशन। कि जो ये कोविड आया बहुत नेगेटिव हुआ, इसमें बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोविड ने एजुकेशन को बहुत बड़ा एक, जिसको बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी दिया टू ट्रांसफॉर्म। वही स्पिरिचुअलिटी का ही देन है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप सोच रहे हो, तो वर्ल्ड इज़ गवर्न बाय स्पिरिचुअलिटी। अगर हम बोलें कि कोई बोलता है कि साइंस तो स्पिरिचुअलिटी नहीं मानती है, मैं उसको बताऊंगा कि यार साइंस से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को कोई मानता ही नहीं। साइंस तो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी को मानती है और जो लोग साइंटिफिक है वो उतने ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि उनको पता लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है। न्यूटन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, आइंस्टाइन ने कहा मुझे कुछ नहीं आता। स्पिरिचुअलिटी में जितना आप प्रैक्टिकल होंगे उतने आप स्पिरिचुअल होंगे। और अगर कोई बोलता है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ बट मैं गॉड में नहीं मानता, एग्जिस्टेंस में नहीं मानता, इसका मतलब अभी वो इमेच्योर है, अभी वो प्रैक्टिकली भी इमेच्योर है। तो स्पिरिचुअलिटी का रिवोल्यूशंस के बारे में मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मेरे पास तो अपने अंदर ही है कि यहाँ पे आना भी मेरे लिए एक इवेंट ही लग रहा है मुझे कि यू आर कॉलिंग मी। फ्यू ईयर्स बैक यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए इनोसेंट पर्सन। अब तुम्हें मैं देख रहा हूँ इवॉल्व होते, कल तुम इंडिया की स्टार होंगे, आप वर्ल्ड में आपको लोग पूछेंगे, जम्मू को आप बताओगे। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर ऑल स्पिरिचुअल इवेंट्स। काफ़ी हैवी सर। जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाली स्टेट थी 370 हटा, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी लोगों ने बोला है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हुए हैं। सर आपके मायने में, आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर को मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके मायने में क्या चेंजेस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए ये एक बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा। मुझे पर्सनल दुख इस बात का है कि जब 370 लगाया तब भी जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोगों को नहीं पूछा गया। इट वॉज नॉट डेमोक्रेटिकली गिवन इंस्टीट्यूशन और थिंग। और जब तोड़ा गया तब भी नहीं पूछा गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर, जैसे होता है ना, हार्मलेस क्रिएचर है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोग हैं, इनको क्या ही पूछना है, इनको चला लेंगे जैसे चलाना होगा। लेकिन ये चीज़ दुख देती है कि अगर आप हमारी स्टेट के साथ कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो डिवीज़न ऑफ स्टेट थी, चाहे वो, अगर आप समझते हो कि 370 जब लगाई गई, महाराजा साहब ने साइन कर दिया एक्सेशन, तो उस महाराजा जी के पास राइट था, वो राइट उनको दिया गया था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ओवर देयर। बट उसके बाद जो किया गया कि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था जो पाकिस्तान ले गया, ये डिसीजन किनके थे कि वो हिस्सा वापस नहीं लेना?
ये तो उस टाइम की गवर्नमेंट्स के डिसीजन थे। वो कौन लोग थे? क्या वो जम्मू कश्मीर के लोग थे, या वो दिल्ली में बैठे लोग थे, या वो कोई और लोग थे जिन्होंने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं, सीज़ फायर कर लेते हैं, वो उधर रह जाएंगे इधर रह जाएंगे? उनको नहीं पता था कि जम्मू में कितनी फैमिलीज़ हैं जो डिस्टर्ब हो रही हैं, जिनके रिलेटिव्स उधर रह गए इधर रह गए, जो कि कबालियों ने हमले किए थे। तो जैसे उस टाइम नहीं पूछा गया, जब इसको ब्रेक करने लगे तब भी नहीं पूछा गया, अब इलेक्शन हो रही है तब भी नहीं पूछा जा रहा। तो बड़ा दुख होता है ये स्टेट ऑफ अफेयर देख के कि क्यों हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को पूछा नहीं जाता है, और हम क्यों इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम अपना इन्फ्लुएंस ही नहीं दिखाते हैं। मतलब इफ़ समबडी इज़ डूइंग समथिंग फॉर अस एंड वी आर नॉट आस्क्ड, हमें बोला जा रहा है आपकी स्मार्ट सिटी है तोड़ दो, स्मार्ट सिटी के नाम पे पकड़ेंगे, ऑलरेडी कंजेस्टेड और कंजेस्टेड कर दो। तो ये जो आपने सवाल मुझे पूछा तन्वी, ये सेंसिटिव क्वेश्चन है और इसी के प्रति हम बढ़ रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में, इन ऐसे पॉडकास्ट करके अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाए कि पूछा जाए कि आप जब पावर में थे, आपने 370 हटाया, आपने कहा, मुझे दुख है इस बात का, पार्लियामेंट में एक सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा जम्मू कश्मीर के युवा टैक्सी चलाएंगे, जम्मू कश्मीर के युवा गाइड बनेंगे, अभी आप ऑन रिकॉर्ड पे जाएं। मुझे बड़ा दुख हुआ, वो बोलते जम्मू कश्मीर के युवा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, जम्मू कश्मीर के युवा नेशनल लीडर्स बनेंगे। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के युवा टैक्सी चलाएंगे, जम्मू कश्मीर के युवा, मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग वो जम्मू कश्मीर। उनको पता होना चाहिए था कश्मीर से ललिता दत्त है जो आधे से ज़्यादा ईस्ट एशिया का किंग थे, और जम्मू से महाराजा गुलाब सिंह है जो पूरे इंडिया में उनके मुकाबले का कोई किंग नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में। तो आपने हम लोगों को समझा क्या, और इसीलिए हमने फिर इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 एस्पा लर्न इंडस्ट्री मैंने बनाई, एस्पा फी मैंने बनाई, एस्पा लर्न इंडस्ट्री मैंने बनाई कि मैं उन सेंटर वालों को बता सकूं कि आप जम्मू वालों को मत लो। और अभी कल की बात है, एक नेशनल रिप्यूट की कंपनी के CEO वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी कंपनी छोड़ के हमारी कंपनी ज्वाइन की है, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी हर्ट होता है ना, वहाँ पे खड़े होने का मन करता है। ये कल्चर है हमारा। तो आपने जो 370 की बात कही, कम से कम आने वाले 10 सालों में मैं कोशिश करूँगा अवेयरनेस क्रिएट करने की, बच्चों को बताने की कि अपनी आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट होती है। हर एक इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, हमारी कंट्री है, हमारे अपना देश है, पर उस देश के साथ साथ उस देश में हमारा भी एक रोल है। हमारा रोल खाली किसी लीडर की मार्केटिंग के लिए नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शनल एजेंडा नहीं है। हमारा एक अपना रोल है इन द कंप्लीट कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट। गॉड बार बार हमें रोल दे रहे हैं। अभी लिथियम निकला, जम्मू कश्मीर में निकला, देश को ज़रूरत थी, ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो हमारे यहाँ के अपने लोग हैं वो अपने लीडर नहीं बना पाए। मेरा ये मानना है कि लीडर थे हमारे पास। राम प्यारा सराफ के बारे में आप नहीं जानते हैं, ही वॉज अ लीडर। मोतीलाल बेगड़ा वॉज अ लीडर। जो लोग करप्शन फ्री लीडरशिप, करप्शन को तो सी भी नहीं उनको पता है, भूपेंद्र सिंह पठानिया रामनगर से लीडर थे। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जम्मू में थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे लगता है जम्मू की पब्लिक अवेयर नहीं है। वो अपने लीडरों को खुद ही खत्म कर देते, और फिर उनको लीडर लेने के लिए मुझे लगता है बाहर जाना पड़ता है। तो फिर दिल्ली से लीडर लाते हैं, दिल्ली वाला लीडर फिर दिल्ली वाला काम करता है, जो मुझे लगता है। तो 370 के बाद की जो हालात है वो उतने अच्छे नहीं हैं और ख़राब होंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके अपने डिसीजन कोई भी आप खुद नहीं ले रहे हैं। अभी 3 साल हो जाएंगे, इलेक्शन का पता ही नहीं है, एंड नोबडी इज़ बॉदर्ड। हमारे एक जम्मू के लोकल लीडर हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कहा जब तक स्टेट नहीं वापस दोगे हमें, तब तक हम अनाज नहीं खाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उनको भी इनवाइट करें यहाँ पे, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे खाली बोला जाता है जम्मू में लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर में लीडरशिप है। जम्मू कश्मीर में फॉलोअर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि अपने लीडर को बड़ा कैसे बनाते हैं। सर, अब हम लास्ट लेग में आ रहे हैं इस पॉडकास्ट की। सर, आप आज से 10 साल तक, या फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म बताऊं, या फिर 5 साल या 2 साल तक, जम्मू एंड कश्मीर की जो यंग जनरेशन है, हमारी जनरेशन या हमसे छोटी जनरेशन जिनको आप गाइड कर रहे हैं, उनको आप कहाँ देखते हैं? आप उनका पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उनके लिए? दे मस्ट ओपन अप देयर विंग्स, कम्पीट करना शुरू करें, एक्सप्लोर करें, और दे शुड हैव प्राइड दैट दे आर citizens of the country and they are born in the most beautiful place of the country, that Jammu Kashmir and Ladakh. अंदर से कॉन्फिडेंस के बाद ही फ्लाई किया जा सकता है। तो मेरे जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि डोंट फॉलो एनीबडी एल्स, अपने इनेट के साथ कनेक्ट करो और अपने इनेट को फॉलो करो। जैसे तक भी आप खुद अपने इनेट को फॉलो करके राइज कर रहे हो ना,
यही है फ़िलॉसफी कि जम्मू कश्मीर का पिछले जनरेशन और जो यंग लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, उनके अंदर से उनको क्लैरिटी होगी उनको क्या करना है, और जो हम पेरेंट्स हैं, गाइड हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे इर्रिस्पेक्टिव कि वो हमारे एम्बिट में है या नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अब का सिनेरियो है, इंफॉर्मेशन जो फैल रही है, जो हमें एक्सेस मिलता है इंफॉर्मेशन का, इंटरेक्शंस बढ़ रही हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे युवा हैं, लद्दाख के हमारे युवा हैं, मैं कभी इसको अलग नहीं कर पाऊँगा चाहे 2 यूटीए बन गई, बिकॉज जम्मू कश्मीर लद्दाख हैज़ टू बी एन कंप्लीट आइडेंटिटी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जितना भी इंटरव्यू होगा, आई विल बी शेयरिंग माई अवेयरनेस, आई विल बी टेलिंग पीपल टू गेट अवेयरनेस, एंड जितनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि जो अपॉर्चुनिटी है ना यूथ बच्चों की हमारे, ये फ्लाई करें, एंड दे आर बोर्न टू फ्लाई, और उस फ्लाई के करने के बीच में उनको हमें रोकना नहीं है। अगर वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, लेट देम, और जितना हो सके उनको पॉलिटिकली डेवलप किया जाए टेक्निकल टर्म्स के ऊपर। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ कंट्रीज टेक्नोक्रेट्स, नॉट पॉलिटिशियंस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। सर अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप जम्मू एंड कश्मीर की जितने भी यूनिट है, जितने भी लोग हैं, उनको आप बहुत नाइफ की तरह देख रहे हैं। सर इज़ इट कि आप यहीं से हैं तभी आपको इतना कनेक्शन फील हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ गलत हुआ है? डेफिनेटली इसमें तो कोई दो बातें नहीं है ना, बिकॉज आप ये समझें कि जम्मू कश्मीर में लैंड बैंक सबसे ज़्यादा, 5 दरिया, वाइट वाटर सबसे ज़्यादा, आज इंडिया पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड अपॉन जम्मू एंड कश्मीर, टूरिज़्म हमारे पास सबसे ज़्यादा, एक्सेसिबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट के प्रेजेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड सीआरपीएफ एंड फोर्सेस हमारे पास। फिर भी हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि हमारी स्टेट को सेंटर से पैसा क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इसको डेवलप ही नहीं होने दिया आपने। ये वैसे ही है, आपने कोई बड़ा कोई चीज़ लाई, आपने वैसे बोलते हैं ना कि एक बंदे ने बाहर से ख़रीदा एक हॉर्स, उसके ऊपर लिखा था फास्टेस्ट हॉर्स ऑफ वर्ल्ड, खरीद के घर ले आया। अब वो हर एग्जीबिशन में ले जाता था, इट इज़ द फास्टेस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको खेलने नहीं देता था, कूदने नहीं देता था, एक्सरसाइज नहीं करने देता था, तू ऐसे रहा, तुझे बड़ा महंगा खरीदा है। तो अल्टीमेटली वो रेस में दौड़ने लगा, तो वो पहले 3rd आया, फिर 4th आया, फिर वो फेल हो गया बेचारा, हॉर्स कर ही कुछ नहीं पाया। फिर उसने बोर्ड बदल दिया, पहले लिखा था फास्टेस्ट हॉर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर लिखा फास्टेस्ट वर्ल्ड फॉर दिस हॉर्स, कि अब इस हॉर्स के लिए वर्ल्ड बड़ा फास्ट हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को आपने खुलने ही नहीं दिया। किसी भी जगह को उसके इमोशंस डेवलप करते हैं, जो इमोशन जम्मू कश्मीर के लोकल पैदा हुए लोगों को स्टेट के साथ होंगे वो बाहर वालों के साथ नहीं हो सकते। जो गुजरात में पैदा हुआ उसको नेचुरल कनेक्ट है, अपनी मदर कहते हैं मातृभूमि होती है। महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र के साथ इमोशन होगा, पंजाब को पंजाब के, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को उनके साथ है। तो सेंटर को ये समझना पड़ेगा कि आपको जम्मू की लोकल लीडरशिप को फॉलो नहीं करवाना है, उसको ग्रूम करो अपने साथ और उसको डेवलप करो ताकि वो अपनी स्टेट के लिए काम करे। आप उसको डिमोटिवेट करते हो, डिमोरलाइज करते हो, एग्जाम्पल्स है हमारे पास। सेंटराइज्ड, सेंटर ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट जम्मू कश्मीर के अपने लोगों को अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहिए, अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट के बारे में पता करना चाहिए, जोग्राफी के बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई वीकनेस है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है, एक्सप्लोर नहीं होने दिया जा रहा। और वो कौन नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रहे हैं क्योंकि पोजीशन ऐसी थी, पाकिस्तान की इंटरफेरेंस है, कुछ यूथ हमारा उनकी बातों में चला गया, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम भी 3-4 दिन पहले यहाँ पे हादसा हुआ है जैसे। तो ये छोटे छोटे हादसे जो है ना, ये परसेप्शन हमारी ख़राब कर देते हैं और उस वजह से हमें कोई सुनता ही नहीं है। जैसे मूवीज़ में आपने देखा ना, एक स्क्रिप्ट होता है कि कोई, हमें पता होता है ऑडियंस के तौर पे कि ये गलत हो रहा है, बट जो मूवी का पार्ट है उनको नहीं पता होता। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं, जो लोग हैं, वो अपने बारे में समझे, जाने और सोशल मीडिया के थ्रू बात करें कि अगर लिथियम की अब निकल रही है, अब जैसे मैं अक्सर, इट्स नॉट अ प्लेस वेयर आई शुड स्पीक, जम्मू की स्ट्रेंथ है हमारा बोल्डर होता है पत्थर। तो हमें नहीं पता कितना पत्थर हमें जम्मू को रेवेन्यू दे रहा है और वो जम्मू पे कहाँ जा रहा है। अगर पंजाब कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर हिमाचल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दिल्ली तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बोल्डर इज इंपॉर्टेंट कमोडिटी। तो बोल्डर के ऊपर पिछले 10 सालों में क्या पॉलिसी हुई, लोकल बंदों को क्या मिला। अब जैसे जम्मू के जो रिसोर्सेज हैं, JNK के जो रिसोर्सेज हैं,
उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अब जैसे मैं, हमारा मीडिया हाउस भी है, तो मैंने अपने लोगों को बोला इस पे काम करो। आपको पता है कि ग्रीन एक क्रेडिट होते हैं, हमारे यहाँ पे जितनी भी बिजली बन रही है वो हाइडियल प्रोजेक्ट्स है, तो उनका जो ग्रीन क्रेडिट है उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? जबकि थर्मल जो हमारे प्लांट्स हैं वो दे रही है कार्बन एमिशंस, तो वो नेगेटिव इंडस्ट्री है, तो हमारे तो ग्रीन है सारे, उसका जो क्रेडिट बन रहा है वो जम्मू कश्मीर को शायद नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बड़ी सी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस जब जम्मू कश्मीर के बच्चों में आएगी, आती है, तो जम्मू कश्मीर विल बी सेल्फ सफिशिएंट, या रेवेन्यू लेने की बजाय सेंटर को रेवेन्यू देगा, और वो स्टेज जो है मुझे लगता है कुछ सालों में ज़रूर आएगी। सर आपकी बातें सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिली। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का कि आपको अभी हर जनरेशन देख रही होगी ये पॉडकास्ट, बच्चे भी देख रहे होंगे, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं शायद वो भी देखें। सर आपका मैसेज उनके लिए एक लाइफ का मैसेज इन जनरल है, लिव एंड लीव, जियो और लाइफ को छोड़ दो। तो उसके बीच के चैप्टर को हर आदमी अपना जस्टिफाई करे कि मैं दुनिया में आया और मैंने चले जाना है, मैंने क्या लिया और क्या वापस दिया। बच्चा भी अभी जितनी जल्दी सोचेगा कि मेरे पास एक 70 साल का स्पैन पड़ा है, तो अपनी आप को वो जस्टिफाई करे। जो बुज़ुर्ग है वो देखे कितना टाइम पड़ा है, वो अपने आप को जस्टिफाई करे अपने आप के साथ। जो मिडल एज्ड है वो जस्टिफाई करे, पॉलिटिशियन जस्टिफाई करे। तो मैं इतना फिलोसफर तो नहीं बता सकूँ, मैं अपनी लाइफ को कोशिश कर रहा हूँ कि जस्टिफाई करूँ, मैं करूँगा। अभी मैं 44 ईयर्स का हूँ, आई एम जस्टिफाइंग माई सेल्फ कि जिस सेक्टर में मैं गया मैंने उसको एक्सप्लोर किया, डेवलप किया, मैंने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, मैंने उसको ख़राब नहीं किया, और इसकी मुझे सेटिस्फेक्शन है। और अगर कोई बोलता है तूने किया, वो उसकी परसेप्शन हो सकती है, ना मेरी इंटेंशन थी, ना ही मैंने कोई प्लानिंग की। आई डू थिंग्स फॉर अ रीज़न कि वो करना है, नॉट फॉर एनी बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट होता है जैसे आप ऑटोकोस कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है चलाना। अगर इसका बाई प्रोडक्ट है कि आपको इज्जत मिलती है, आपको वेल्थ मिलती है, तो आपका फोकस तो वो नहीं ना है। तो इसलिए हम जो भी काम करें उस काम के लिए करें, उसके बाई प्रोडक्ट्स को फोकस करके अगर कर रहे हैं तो वो हमें काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आज आने के लिए। आपको कैसा लगा यहाँ पे? मेरी इंस्पिरेशन आप बन गए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया। यू बिकेम माई स्टूडेंट, मैंने तेरे को मोटिवेट नहीं किया कुछ और कर ले, मैंने तेरे को अपनी लाइन से कहीं और नहीं लेके चली गई। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। और मुझे खुशी है कि मैं तेरी ज़िंदगी में 2 साल के लिए अगर आया तो मैंने तेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, उल्टा अगर मैं कहीं ना कहीं तुझे सपोर्ट कर पाया, तो उस चीज़ को लेके मेरा रेलेवेंस अपनी नज़रों में बढ़ रहा है कि यस शिवांग, यू आर हैविंग सम रेलेवेंस इन तन्वीज़ लाइफ, एंड दिस इज़ माई गोल कि मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े, जो भी लोग जुड़े, वो मुझे अपनी लाइफ का रेलेवेंस माने, ना कि उनको लगे कि यार क्यों जुड़ा था मैं, उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो दिस इज़ अवर फोकस। एजुकेशन में हम यही कर रहे हैं, स्कूल में भी हम यही कर रहे हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का आपस का प्यार बढ़े। बच्चा अगर कोई भी पोस्ट पे जाना चाहता है, पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करें। और जो समाज में, जो सोसाइटी में आज एक एंग्जाइटी डेवलप हुई है, सब लोग मोटिवेशन गुरुज के पीछे घूम रहे हैं, सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है हमारी इनेट। तो डिस्टर्बेंस किए बगैर हम लोग अपने स्कूल को एक सिंपल तरीके से चलाएं और समाज को एक मॉडल दे सकें कि पढ़ाई स्कूलों में होनी चाहिए, हेल्थ का ध्यान हॉस्पिटल का रखना है। अगर हम लोग हेल्थ को हॉस्पिटलों से बाहर ले आते हैं और पढ़ाई को स्कूलों से बाहर ला के कुछ और करते हैं, तो ये टाइम और ये चीज़ बड़ी देर तक सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगी और अल्टीमेटली बहुत बड़े लॉसेस हमें होंगे। तो मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ स्कूलों को स्ट्रेंथनिंग करने की, वो मेरी जारी रहेगी, हार्डवर्क करता रहूँगा, एक मॉडल बना दूँगा। मुझे नहीं पता उस मॉडल को कब सक्सेस मिलेगा, बट मेरी तमन्ना यही है कि सभी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, चाहे वो गवर्नमेंट्स के हों, चाहे वो प्राइवेट के हों। और जिन कारणों से उन स्कूलों से पढ़ाई निकल गई, वो कारण जो है वो मेरी वजह से कम हो, इसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं। क्योंकि 13 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पैन इंडिया, 13 लाख। तो अगर एक एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम एग्जाम्पल बन पाता है कि स्कूलों में वापस पढ़ाई आ सकती है, पेरेंट्स को सपोर्ट हो सकती है, तो 13 लाख स्कूलों में भी आ सकती है। और सब चाहते हैं लाना, तो एक मॉडल बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे शिवांग सत्यगुप्ता। आज हमने उनकी लाइफ के बारे में जाना, उनका पर्सपेक्टिव जाना अबाउट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने, उनका बिजनेस पर्सपेक्टिव जाना।
बहुत ही अच्छा और वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट एपिसोड्स ऑफ पॉडकास्ट। अगर आप इन तक रुके हुए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक है हमारे लिए, अच्छा या बुरा, प्लीज़ कमेंट। आपकी फीडबैक से ही हम सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।